So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक आपको ख़त्म करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स का, जो हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपका क्या है सर? तो वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा है फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने एक और दे दिया भैया, क्या बोल सकते हैं भाई, लॉ दे दिया एक और, जिसका नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछना और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपका क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो लेक्चर अभी देख लिया ना पूरा, तो जीवन भर आप ग्रेविटेशनल नहीं भूल पाओगे, लॉ यूनिवर्सल वाला। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लिया तो आप भूल के दिखाओ, फिर गारंटी मेरी है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था मोशन का, न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया था मोशन का, न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था मोशन का। अब सर एक ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में ही बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन ने दिया था, स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट मास इन द यूनिवर्स, पॉइंट मास का मतलब हर छोटा पार्टिकल जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है। मैंने आपको एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो जा करके वीडियो हमारे शॉर्ट में आप देख लीजिएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। इन द यूनिवर्स, मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पॉइंट मास विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, यानी न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो बताता है कि हर पॉइंट मास, यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में है उसमें अगर मास है तो एक ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की मास को क्या करता है सर? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मास होता है पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है सर? वो अट्रैक्ट करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के। यानी क्या कह रहा है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? उनके मासेस के, m1 m2। फिर क्या कह रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस को हम लोग r से लेते हैं और कह रहा है कि उसके स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपसे क्या कह रहा है? साफ साफ शब्दों में कहना चाह रहा है। अब मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दूँ कि ये चीज़ है क्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं सर, इक्वेशन बना करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि मास एक्चुअली क्या होता है। देखो भैया, जो आपका मास होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि भैया हम 50 किलो के हैं, हम 60 किलो के हैं, तो ये अपना मास होता है। और हम लोग बोलते हैं भैया हम अपना वेट किए हैं तो हमारा वेट 50 किलो था, वो वेट नहीं होता बच्चा। वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी, ये आपका वेट होता है। तो मास जैसे मान लेते हैं अगर कोई 50 किलो का है तो ग्रेविटी कितना होता है? होता तो 9.8 मीटर है, बट हम क्या मान लेते हैं इसको? 10 मान लेते हैं। तो और वेट का जो यूनिट होता है सही, वो क्या होता है सर? न्यूटन होता है। न्यूटन बाबा ने दिया था ये। तो 50 kg प्लस 10 कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। यानी कि अगर कोई पूछे आपका वेट कितना है तो आप सीधे 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में जवाब दे दो इनको। कोई 100 किलो का है, पूछे भैया आप कितने किलो, आपका वेट कितना है, तो बोल दो 1000 न्यूटन। वो जोड़ते रहे क्या होता है। और मास क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट केजी या किलो या फिर ग्राम में होता है। जैसे मेरा वेट, आपका जो वेट मैं कह रहा हूँ, बट मेरा मास, आपका मास, जितने लोग भी हैं सबका मास क्या होता है? वो केजी में होता है ऑलवेज। ठीक, ये तो मास हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो क्या बोला? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मास, यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा,
ठीक, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और मास जितना कम होगा फोर्स भी उतना कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी फोर्स के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो एयर होता है ना बच्चा, वो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाता है, बट हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से बना होता है कि हमें पता नहीं चलता, और वो प्रेशर हम एकदम इजीली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे मैंने मार्कर उठाया है, मार्कर एकदम सस्ता सा हल्का सा है, मैंने नॉर्मली ऐसे उठा लिया, कोई 5 किलो इस पर रख दे तब भी मैं कुछ देर तक बर्दाश्त करूँ, और कोई ला करके इस पर अगर 50 किलो रख देगा किसी के भी हाथ पे, तो क्या होगा, मास ज़्यादा है ना, फोर्स ज़्यादा लगेगा क्या आपको उसको पकड़ने में। इसको पकड़ना तो मुझे भी कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। जैसे मैं इस पर 50 किलो का कोई पत्थर या कोई चीज़ रख दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसे पकड़ने के लिए, अदरवाइज वो क्या कर देगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका होता है फोर्स और मास। यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा किलोग्राम का होगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स में कम लगा रहा हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट अभी आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो मास और केजी आपको समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी समझ में आ गया। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको समझाऊंगा ये सॉल्व कराते हुए। अब डेफिनेशन तो इतना लंबा चौड़ा लिखा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, मतलब इनके प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान समझो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही हो गया। अब मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट ना मान करके मान लेते हैं कुछ देर के लिए आपका क्या मैग्नेट है। क्या मान लेते हैं कि आपका मैग्नेट है। ठीक, और मैग्नेट का ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये कोई दूसरा मैग्नेट है, ये कोई दूसरा मैग्नेट है, इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या मान लोगे, मैग्नेट मान लो, एक नॉर्थ पोल का और एक साउथ पोल का। तो इसको आपको यही मानना है, और इसीलिए अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ये आप मान लेना इसको। ठीक, अब समझने में आसानी होगा। जैसे मान लो क्या होगा कि अगर ये मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ मास होगा, क्योंकि ये मैग्नेट पहला है तो m1 हो गया, और इसका भी कोई मास होगा तो ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मास m1 मास m2, यानी m1 हो गया m2 हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना भाई, मान लेते हैं क्या है सर, r है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मैं मान लेता हूँ, r। ठीक, अब m1 की वजह से m2 पर फोर्स लगेगा। जैसे मान लो मैंने बताया कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी समझो, तो क्या होगा, m1 की वजह से m2 पर फोर्स लगेगा, आपको यहाँ से बिल्कुल लगेगा। m2 भी m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी m1 की वजह से m2 पर लगने वाला फोर्स, m2 की वजह से m1 पर लगने वाला फोर्स क्या कह रहे हैं भैया, एक दूसरे के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सर, आपका m1 इंटू m2 हो गया। क्यों, क्योंकि m1 की वजह से m2 पर फोर्स लग रहा है, m2 की वजह से m1 पर फोर्स लग रहा है। पहला कंडीशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरा कंडीशन समझो। दूसरा कंडीशन आपका ये है कि जैसे मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, मैं r स्क्वायर कर देता हूँ इसको, क्योंकि r स्क्वायर है। अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस को कम किया जाए, जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट है, साउथ पोल है। इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दो मैग्नेट को आप पास में लेकर के आओ तो देखो एक फोर्स लगता है, जिसको खींचने में आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं कम कर दूं, डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये पास आ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा ना। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं तो जाहिर सी बात है इसके वजह से इस पर और इसके वजह से इस पर क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। दो मैग्नेट रखा हुआ है, दो मैग्नेट को अगर पास में ले आया जा रहा है, डिस्टेंस कम किया जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही इनको दूर किया जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। तो न्यूटन बाबा ने क्या बता दिया था कि भैया देखिए जो आपका फोर्स होगा इनके बीच में वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहीं से आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ जाओ कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस कम करूँगा, इन दोनों के बीच की दूरी मैं कम करूँगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। इन दोनों की दूरी बढ़ा दो तो फोर्स, दूरी जैसे ही आपने बढ़ाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ रहा है। यह आपका क्या हो गया सर, इक्वेशन सेकेंड हो गया।
उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहोगे। m1 की वजह से m2 पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हो भाई, यहाँ इसको मैं अच्छे से लिख दूँ ये इरेज करके, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। ये हो गया f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। सेकंड, अब देखते हैं, अब देखिए क्या करना है, f का प्रोपोर्शनल ये भी है और f का प्रोपोर्शनल ये भी है, एक साथ कर लेते हैं। तो अब क्या कर लोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कर लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इंटू 1/r²। तो इसको आप क्या लिख लोगे, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ये हो गया एक मेन पार्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक नया टर्म निकल करके आएगा जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट पहले आप यहाँ समझो कि ये दोनों इक्वेशन को मैं ला दिया साथ में, तो क्या बन गया, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इसको क्या बोलेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलेंगे f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, बट इसको क्या बोलेंगे, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इसको जब सॉल्व करोगे और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2/r²। तो ये क्या आपका कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते ही क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया और आपको एक नया कांस्टेंट मिल गया जो कि है G m1 m2/r²। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भैया, f इज इक्वल्स टू कैपिटल G इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू एंड r इज इक्वल्स टू, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, और इसका SI यूनिट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक्स का हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, पूछा जाता है। तो F यहाँ पर क्या है सर, तो आप यहाँ पर क्या देंगे सर, F तो यहाँ पर फोर्स है, कैपिटल G यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल G जो है आपका वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इधर बोला जाए m क्या है सर, तो m आपका है मास और r क्या है आपका, तो r आपका डिस्टेंस है। ये चीज़ें आप लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख लो। बस यही था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि m1 की वजह से m2 पर लगने वाला फोर्स, m2 की वजह से m1 पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किस क्या होता है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे कैपिटल G आ गया, m1 m2/r², यही होता है। कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है भाई, तो यहाँ पर आप लिख लो वैल्यू ऑफ कैपिटल G, वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो ये क्या होता है भाई, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। -2 कैसे आया, तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आप लिखते हो 10⁻3, इसको अगर लिखना हो तो हम 1/10⁻³ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अब तक आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है क्लास 6 में, 8 में, 9th में आप इंडिसेस पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो इसमें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लेते कोई वैल्यू इस तरीके से दिया है 10⁻² प्लस में लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाकर के क्या हो जाता है भाई, +2 हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ गया, किलोग्राम पावर -2। अब सर आप बताने वाले थे कि यूनिट निकालना मैं सिखा दूंगा, तो दे सीख लो भाई। अगर आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, आप कह रहे हो सर एग्जाम में मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, आप कहोगे सर F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2/r²। किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे कि सर कैपिटल G की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहूँगा इस बेचारे को यहाँ अकेले तनहा छोड़ दो। इसको जब आपने अकेले छोड़ दिया तब क्या बन गया, तब ये बन गया G इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू r² अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा m1 इंटू m2। लिख लिया आपने कि कौन सी चीज़ क्या होती है। आप सबको पता है कि F का SI यूनिट फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मीटर, यहाँ r² है तो क्या लिखोगे, मीटर इंटू मीटर। यहाँ m मतलब मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो 2 बार है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम।
तो कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, फिर क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये माइनस का साइन नहीं है भाई, ठीक, माइनस का साइन नहीं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसी को आप किस तरीके से लिख सकते हो जैसे मैंने वहाँ पर बताया, कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लेना यूनिट ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2। ये सब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो भैया, फिज़िक्स में जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, मैं वो सारे ही टॉपिक्स उठाऊंगा, चाहे वो आपके रिफ्लेक्शन से हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन से हो, चाहे ग्रेविटेशन से हो, चाहे न्यूटन के लॉज से हो, चाहे मेजरमेंट से हो, कुछ भी हो, जो मेन चीज़ें होंगी मैं फिज़िक्स का उसको यूट्यूब पर भी पढ़ाऊँगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरा पूरा साथ दोगे, ठीक। तो अब मैथमेटिक्स के साथ साथ हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, और फिजिक्स का टेंशन भी आपका ख़त्म कर दूंगा। और यकीन मानिए अगर आप पढ़ेंगे तो मुझसे मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, बल्कि एक एक चीज़ समझाऊंगा जैसे ये टॉपिक समझाऊंगा, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साइंस पढ़ करके आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।